नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना आज आपके लिए तनाव विषय पर फिर चर्चा करने आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने तनाव दूर करने की प्रत्यक्ष विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम तनाव दूर करने की अप्रत्यक्ष विधियों की चर्चा करेंगे कि ये अप्रत्यक्ष विधियाँ क्या हैं। अप्रत्यक्ष विधियाँ जो हैं वो किसी दुखपूर्ण या कष्टपूर्ण अनुभव को कम करने के लिए अचेतन मन द्वारा की जाती हैं। ये अप्रत्यक्ष विधियाँ मुख्य रूप से हम दो प्रकार की मान सकते हैं। इन्हें हम रक्षात्मक और समायोजन युक्तियों के नाम से जानते हैं कि ये जो भी हैं तनाव दूर करने की, ये ऐसी युक्तियाँ हैं जो अचेतन मन द्वारा करी जाती हैं और ये जब इनका प्रयोग होता है तो व्यक्ति को इसका पता नहीं होता कि ये युक्तियाँ उसने अपनाई हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए। ये जो हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के रूप में भी हैं कि जिनको हम अचेतन मन की सक्रियता कहेंगे, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो वह कार्य करती हैं। तो इस तरीके से हम अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा भी अपना कब तनाव दूर कर बैठते हैं इसका पता नहीं रहता है। कुछ अप्रत्यक्ष विधियों की चर्चा मैं कर लेती हूँ। हालांकि मैंने एक रक्षात्मक युक्तियों के नाम से वीडियो बनाया हुआ था, फिर भी आज मैं इसमें कुछ विधियाँ आपको बताती हूँ। जिसने नहीं देखा है वो उन्हें पुनः देख सकता है कि पहली विधि जिसमें हम पृथक्करण या इंग्लिश में कहें विड्रॉल या पलायन, इसको जानते हैं कि क्या है ये पृथक्करण की विधि जो अचेतन मन द्वारा अपनाई जाती है। यदि व्यक्ति कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जब व्यक्ति को लगता है कि वह लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगा, तो वह तनाव में रहने लगता है और तब उसे एक आइडिया आता है, यानी तब वह इस युक्ति का प्रयोग कर लेता है और जो अचेतन मन है वो कहता है कि उस परिस्थिति से पृथक हो जाओ, यानी वहाँ पर जाओ ही मत। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखते हैं कि यदि हम क्लास में कह दें कि कल आपका टेस्ट होगा, यानी टीचर जब स्टूडेंट्स से ये कहता है कि कल आपका टेस्ट है तो दूसरे दिन बच्चे नहीं आते। जो बच्चे नहीं आते हैं वो इस युक्ति का प्रयोग कर जाते हैं पृथक्करण की। अगला है प्रत्यावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में रिग्रेशन और प्रतिगमन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने से कम आयु वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। उदाहरण के तौर पे यदि बड़ी संतान है तो छोटी संतान जब आ जाती है तो वो कैसा महसूस करता है, उपेक्षित, और तनाव में रहने लगता है। तभी उसे इस तनाव से दूर होने का जो मार्ग दिखाई देता है वो प्रत्यावर्तन का मार्ग है, यानी कि वो अपना व्यवहार को कैसा बना लेता है, छोटे बच्चों जैसा, और अपना ध्यान जो है अपने ओर जो है ध्यान खींच लेता है। अगला है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न में क्या होता है कि जो व्यक्ति का अचेतन मन है उसको कल्पना जगत में विचरण करवाता है और व्यक्ति का तनाव दूर करने का प्रयत्न करता है। जैसे एक औसत छात्र है जो कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तो तनाव में रहेगा। लेकिन यदि वह स्वस्थ है, उसका चेतन मन और अचेतन मन जो है सक्रिय रूप से काम करता है, एक अच्छे रूप में काम करता है, तो वह इस युक्ति का प्रयोग कर लेता है और वह स्वप्न में ये देख लेता है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मुझे लोग जो है उपहार दे रहे हैं, और अपने तनाव से मुक्ति पा लेता है। अगला है आत्मीकरण, जिसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यीकरण। इस विधि में क्या होता है, तनाव कम करने के लिए व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता में अपनी सफलता देखता है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं, उनका जो किसी को ये है कि मैं एक्टर बनूं, तो वो अपना एक्टर नहीं बन पाए या डॉक्टर नहीं बन पाए, जो भी उसकी इच्छा है, तो वो अपने बच्चों में वही चीज़ देखता है और जब वो बन जाते हैं तो उसको उतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुशी उसके स्वयं के बनने पर होती। इसे कहते हैं आत्मीकरण। अगला है औचित्य स्थापन, जिसे हम कहेंगे रेशनलाइजेशन या संयुक्तिकरण। इस विधि में क्या होता है, बालक जो है वास्तविक कारण नहीं बताता, यानी व्यक्ति जो है जो भी उसकी परिस्थिति में तनाव में रहने का है उसका वास्तविक कारण नहीं बताता है, बल्कि ऐसा कारण बता देता है जिसे लोग अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी मान लेते हैं।
और इस प्रकार जो है जो भी वह कार्य कर रहा है तो अपने औचित्य को सिद्ध कर देता है, और जब उसको लोग मान लेते हैं तो उसका तनाव दूर हो जाता है। इस युक्ति में दो रूप हमको दिखाई देते हैं, एक तो अंगूर खट्टे हैं और दूसरा नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं से मतलब व्यक्ति जब नकारात्मक पहलू को उजागर करता है, यानी अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए निगेटिव पॉइंट्स बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, नकारात्मक। और दूसरा है नींबू मीठे हैं, यानी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपनी बात जो वो कर रहा है, जो पक्ष है, उसके लाभ बताता है, तो उसे हम सकारात्मक पक्ष कहेंगे। नींबू मीठे हैं का उदाहरण देंगे। उदाहरण है, यदि परीक्षा में कोई कमजोर छात्र है, जब वो फेल हो जाता है तो छात्र कहता है कि पेपर कठिन था, यानी उसने निगेटिव पॉइंट बताया, तो ये हुआ नकारात्मक। एक सकारात्मक पक्ष का मैं उदाहरण दे देती हूँ कि यदि कोई भी है तो इसी को ले, तो इसको ना लेकर एक दूसरा और दे देती हूँ कि जैसे कोई भी है व्यक्ति, अगर वो छोटे घर में रह रहा है और लोग उससे पूछे छोटे घर में क्यों रह रहे हो, तुम्हें परेशानी नहीं होती, तो वो सिर्फ उसे कहता है कि नहीं नहीं, छोटे घर में रहने के इतने अच्छे लाभ हैं, जल्दी काम समाप्त हो जाता है, साफ सफाई अच्छे से रहती है, तो यानी वो सकारात्मक छोटे घर में रहने के अच्छे अच्छे कारण को बताता है। अगला है दमन, जिसे इंग्लिश में रिप्रेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अचेतन मन है, तनाव को कम करने के लिए जो है वो अपने आप को उस चीज़ में इतना डुबो देता है कि वह अपनी इच्छा या जो उसकी है, उस लक्ष्य है, उसको जो है, जो भी दुखद अनुभव है उसका, वो उसे भूल जाए। जैसे कोई अगर है, व्यापार में बहुत लाभ हो रहा है व्यापारी को, और उसको हानि हो जाए, तो हानि होने से तनाव होगा, जाहिर सी बात है। इस तनाव को दूर करने के लिए वो क्या करेगा कि कई लोग तो घर में बैठ जाते हैं, लेकिन यदि स्वस्थ मस्तिष्क का है तो वह अपने आप को अधिक व्यस्त कर लेता है, जिससे उसका तनाव, वो तनाव के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है, यानी हानि के संबंध में सोचने के लिए समय ही नहीं होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो व्यापार है वो फिर से लाभ की स्थिति में आ जाता है, और जब लाभ की स्थिति में आ जाता है तो वह पुराने जो हानि का अनुभव है उसको भूल जाता है। अगला है शमन, जिसे इंग्लिश में सप्रेशन कहेंगे। इस विधि में क्या है, अपने अप्रिय दुख या अनुभव या कष्टकारी घटना जो भी उसे कष्ट दे रही है, तनाव दे रही है, उसको जानबूझकर अपने चेतन मन से जानबूझकर निकालने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण अगर देखें तो जैसे किसी झगड़े की घटना है जिसको याद ना रखकर हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं, या किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने के बाद हम अपने आप को किसी में क्या कर लें कि जानबूझकर वो बार बार हमें याद ना आए, इसलिए हम जानबूझकर वहाँ से हटकर अपने आप को दोस्तों में घुला मिला देते हैं। अगला है प्रक्षेपण, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहेंगे। इस विधि में तनाव कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने दोष को दूसरे पर आरोपित करता है, यानी मेरा दोष नहीं है, इस दूसरे का दोष है। उदाहरण के तौर पे यदि बढ़ई जो है वो उसमें कोई भी किवाड़ टेढ़ी बना गई, तो वो क्या कह देता है, लकड़ी गीली थी, मैंने तो सब सही काम किया लेकिन लकड़ी गीली थी, इसलिए जो है आपकी किवाड़ टेढ़ी बनी है, यानी कि अपना दोष जो है वो दूसरे पर लगा देता है। अगला है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। इस विधि को हम दो तरीके से अपना लेते हैं तनाव कम करने के लिए। पहली क्या है कि जिसमें जो है लक्ष्य है उसमें अगर सफलता प्राप्त नहीं होती तो हम दूसरा कोई गोल बना लेते हैं, यानी कि अरे चलो ये नहीं हमसे अब हो पाएगा, हम ये हार गए, अब हम इसकी जगह ये वाले चीज़ बनेंगे, मतलब ये वाला लक्ष्य हमारा निर्धारित कर लेते हैं। कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी है, गायक है, गायकी में वो असफल हो रहा है तो एक्टिंग का क्षेत्र अपना लेता है और वहाँ सफल हो जाता है, यानी उसने गायकी की जो फील्ड थी, जो भी उसका गोल था गायकी का, उसने उसको क्या कर दिया, चेंज कर लिया। दूसरे में क्या करता है व्यक्ति, उसी लक्ष्य को में सफल होने के लिए क्या करता है, और अधिक मेहनत करता है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। अगला है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंधित या वस्तु से संबंधित जो भी संवेग उसके अंदर उमड़ रहे हैं, यानी क्रोध बहुत आ रहा है, प्रेम बहुत आ रहा है,
जो भी कुछ है, लेकिन वो उस व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर उसे व्यक्त करना चाहिए, उस पर व्यक्त नहीं कर पा रहा है, बल्कि किसी दूसरे पर व्यक्त कर देता है। यानी कि चाहे प्रेम का संवेग हो, भय का संवेग हो और क्रोध का संवेग हो, ये सब क्या है, वो जिस पर उसको आ रहे हैं, जिस व्यक्ति पे आ रहे हैं, जिस वस्तु पे आ रहे हैं, उस पे ना उतार कर दूसरे व्यक्ति पर उतारे। उदाहरण के तौर पे यदि कोई पति है या पत्नी है, उसको अपने पति या पति पर क्रोध आ रहा है, लेकिन वो न पत्नी जो है पति पर और पति पत्नी पर उतार नहीं पाते हैं, बल्कि उस क्रोध को अपने नौकर या बेटे या पालतू जानवर जो भी उनके घर में है उस पर उतार देते हैं, यानी अपने संवेग को वहाँ प्रकट कर देते हैं, जिससे वो संवेग क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और व्यक्ति संतुलित अवस्था में आ जाता है। यानी असंतुलन की दशा से संतुलन की दशा में आना तनाव कम होना कहलाता है। अगला अंतःक्षेपण है, इंग्लिश में इंट्रोजेक्शन कहेंगे। जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, यानी जो भी उसका गुण है उसको अपने आप में धारण कर ले, जो बाहरी माहौल बना हुआ है बिल्कुल उसी माहौल के जैसा अपने आप को अनुभव कर ले, तो इसे कहते हैं इंट्रोजेक्शन। किसी दूसरे के दुख में दुखी होकर उसके जैसे अनुभव करना उदाहरण है इसका। जैसे हम लोग कभी भी किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ सब लोग दुखी हैं, तो वहाँ पर हम लोग भी वैसा ही फील करने लगते हैं, यानी हमारे ऊपर भी इंट्रोजेक्शन हो जाता है। अगला है उदात्तीकरण, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, या शोधन भी इसका एक नाम है, इसको रिडायरेक्शन भी कहते हैं। इस युक्ति में क्या करता है, व्यक्ति की जो अनैतिक इच्छाएं हैं, ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं जो समाज के नियमों के विरुद्ध होती हैं, लेकिन हमें वो इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है, हमारे जो अंदर जो भी उमड़ रहा है उसको संतुष्ट करना है, ताकि हमारा जो तनाव है वो खत्म हो जाए। तो वह क्या करता है, उसको इस तरीके से करता है कि समाज जो है उसको मान्यता दे देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा क्रोध करने की प्रवृत्ति रखता है, तो अगर उसे बॉक्सिंग के क्षेत्र में रिडायरेक्ट कर दिया जाए तो जो भी उसका क्रोध करने की जो भी क्षमता है वो किस में चली जाएगी, बॉक्सिंग के फील्ड में। तो जितनी भी एनर्जी, जो क्रोध करने की एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, रिडायरेक्ट हो गई, बॉक्सिंग में। इस तरीके से वो सफल भी हो जाता है। और इसके साथ ही मैंने जो अप्रत्यक्ष विधियाँ ये 12 तरीके की लगभग बताई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, सबका वर्णन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अचेतन मन द्वारा जो भी युक्तियाँ समय समय पर व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए अपना लेता है, वो उसकी रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं। एक ही परिस्थिति में हम लोग कई बार एक से अधिक इन युक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि समायोजन की या जो भी ये तनाव को दूर कम करने की जो भी युक्तियाँ हैं, उनका ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही ये एक दूसरे से अलग होती हैं। जो समस्याएं सुलझाने में अचेतन मन द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं और जो व्यक्ति के तनाव को दूर करके उसको वातावरण के साथ समायोजित कर लेती है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अचेतन मन की महत्व को समझ गए होंगे। ये अचेतन मन के द्वारा संपादित हैं आपके तनाव को कम करने के लिए। तो ये जो टेक्निक्स हैं हम दूसरों पर भी उनको बता सकते हैं, यानी ये उपाय बता सकते हैं, अरे यार ऐसे कर लो। यानी यदि कोई तनावग्रस्त व्यक्ति है और वो आपको अपनी परेशानी बता देता है, तनाव का कारण बता देता है, और आप उसकी कोई युक्ति जानते हो जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से एकदम से उत्पन्न होती है, तो आप उसको बताकर उसके तनाव को दूर करवा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि तनाव दूर कम करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति को कोई और अधिक कष्ट हो। अब जो है अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी विधियां लाऊंगी जो आजकल हम लोग वर्तमान जीवन शैली के कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको दूर कर सकते हैं। तो इस पर अगला वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे, खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए।